हेलो बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइएगा, आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक टैक्सेबल पर्सन का। हमने अपने इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर देखा था कि जीएसटी सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पर्सन द्वारा पे की जाती है। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? आपको याद होगा हमने कंडीशन डाली थी जी साइट की। जी से था, हमने देखा था देयर मस्ट बी गुड्स और सर्विसेज। एस से उनकी सप्लाई होनी चाहिए। आई से वो सप्लाई इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट हो सकती है। और टी से वो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन द्वारा होनी चाहिए। तो अपने कोड के अंदर आज हम टी को डिकोड कर रहे हैं। हम लिटरली आज क्या पढ़ेंगे? टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग। अब ये टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग या कोई भी डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा एक्ट के सेक्शन 2 में दी जाती है। एक सेक्शन 2 होता है हर किसी एक्ट का, जैसे जीएसटी का मदर एक्ट है सीजीएसटी एक्ट 2017। तो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। उसमें एक सब सेक्शन है 107 जिसने कहा टैक्सेबल पर्सन का मतलब है एनी रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, कब होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन किस किस को कराना है। उन्होंने कहा हम यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दे रहे हैं। सब्जेक्ट टू दोज कंडीशंस, हर वो बंदा जिसकी लिस्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत। एंड द मोमेंट जब वो रजिस्ट्रेशन करा लेगा या वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो जाएगा, उसको हम अपना टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे। एंड द मोमेंट वो बंदा टैक्सेबल पर्सन के डेफिनेशन के अंदर कवर हो गया, वो पर्सन रजिस्टर्ड हो गया जीएसटी के अंदर, तो ही शैल बी लायबल टू पे जीएसटी अपॉन हिज सप्लाई। फिर वो बंदा जो भी सप्लाई करेगा उस पे उसको जीएसटी पे करनी ही पड़ेगी, बिकॉज एज पर चार्जिंग सेक्शन कोई भी सप्लाई टैक्सेबल पर्सन द्वारा अगर की जाएगी तो उस पे जीएसटी शैल बी चार्जेबल। ठीक है, अब देखिए टैक्सेबल पर्सन कौन है? जो रजिस्टर्ड होगा जीएसटी के अंदर। और रजिस्ट्रेशन किस किस को कराना है उसके लिए 3 सेक्शन बने, सेक्शन 22, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24, जिसमें सेक्शन 22 हमें कुछ बेसिक कंडीशंस देगा कि ये कंडीशंस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ये बात सेक्शन 22 में अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर सेक्शन 23 आएगा जिसमें सेक्शन 23 हमें एग्जेम्पशन के बारे में बताएगा। एग्जेम्पशन का मतलब होगा कि यहाँ पे हम कुछ लोग देखेंगे जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एंड देन सेक्शन 24 आएगा जिसमें हम कुछ लिस्ट ऑफ पर्सन देखेंगे जिनको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली कराना ही पड़ेगा, भले ही वो बेसिक कंडीशंस को सैटिस्फाई करे या ना करे। यानी सेक्शन 22 जिसमें हम बेसिक कंडीशंस पढ़ेंगे, वो बेसिक कंडीशंस तो एप्लीकेबल होंगी ही होंगी सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24। यानी सेक्शन 23 और सेक्शन 24 एक्सेप्शनली ओवरराइडिंग प्रोविजन अप्लाई करेंगे अपॉन सेक्शन 22। दैट इज सेक्शन 24 के अंदर जो लिस्ट ऑफ पर्सन हम देखेंगे वो भले ही ये कंडीशन सेक्शन 22 की सैटिस्फाई करे ना करे, फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देयरफॉर हमने उनको कंपल्सरीली या मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन के लिए बोल दिया। और सेक्शन 23 भी सेक्शन 22 का ओवरराइडिंग होगा जो कहेगा कि सर इन केसेस में भले ही सेक्शन 22 की कंडीशन सैटिस्फाई हो भी जाए तब भी हम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे नहीं कहेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो ऑब्वियसली आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो तो आप टैक्सेबल पर्सन नहीं कहलाओगे, और अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं कहलाओगे तो आपको जीएसटी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है बेटा,
तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास हम बेसिक कंडीशन से कि भाई साहब किस किस को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, और जब जब वो रजिस्ट्रेशन करा लेगा या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो जाएगा उसको हम टैक्सेबल पर्सन कहेंगे, और कोई भी टैक्सेबल पर्सन होगा उसको अपनी सप्लाई पर जीएसटी देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 22। ध्यान रखिएगा बेटा, मेजॉरिटी ऑफ दी सेक्शंस जो हम जीएसटी के अंदर पढ़ेंगे वो सीजीएसटी एक्ट 2017 के होंगे। सीजीएसटी एक्ट मदर एक्ट है, मेन प्रोविजंस यहां से एप्लीकेबल होंगे, ऑल्दो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होंगे लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई एंड ऑल अदर प्रोविजंस जिनको हम आईजीएसटी एक्ट से उठाएंगे, उनको हम आगे सब्सिक्वेंटली देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आप एक बात ध्यान रखिएगा दैट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी आर गिवन अंडर सीजीएसटी एक्ट। क्लियर है? चलिए सेक्शन 22 में पहली कंडीशन कहता है दैट इफ एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सर यूनिवर्सली दो तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, यानी अकाउंटिंग ईयर दुनिया भर में दो तरह से मेंटेन होता है इन जनरल, ऑल्दो कुछ उसके एक्सेप्शन कंट्रीज भी हैं, बट जनरली या तो कैलेंडर ईयर फॉलो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का, या फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्लाई होता है, तो ध्यान रखिएगा हम इंडियन लॉ के अंदर जीएसटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर पे फोकस करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगर किसी का एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अब ये टोटल कैसे निकालेंगे अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं सप्लायर हूं और मेरी 4 प्रीमाइसेस हैं, मेरे 4 ऑफिसेस हैं जहां से मैं अलग अलग तरह के गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रही हूं, तो मेरा टोटल एग्रीगेशन में जो भी टर्नओवर रहा, जो भी मैंने सप्लाई किया, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। और अगर वो इंक्लूजन एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड कर देती है, एक पर्टिकुलर लिमिट जिसको अब से हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर देती है तो उस सिचुएशन में उस सप्लायर को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ठीक है, समझते हैं इस बात को एक बार जरा। थ्रेशोल्ड लिमिट को पहले दिमाग में बैठाते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है एक बार, एक स्टैंडर्ड जिसके ऊपर आके हम आपसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब इन्होंने स्टैंडर्ड क्या रखा? स्टैंडर्ड में बेटा जब से जीएसटी इफेक्टिव हुआ था इंडिया में, यानी 1 जुलाई 2017 से लेकर अब तक कुछ बदलाव आए इस लिमिट के अंदर, एंड एज पर आर कोर्स, अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली हम अमेंडेड पार्ट को अभी देखेंगे, और अमेंडमेंट आई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से ये अमेंडमेंट लागू हुई, और इस अमेंडमेंट ने गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए अलग अलग प्रोविजंस दिए। यानी बेसिकली सर्विसेज के लिए पुराना ही लॉ चल रहा था, जो पहले एप्लीकेबिलिटी जीएसटी लागू होते वक्त चार्ज किया गया था, वो कंडीशन आज भी सर्विसेज के लिए लागू होगी। हाउएवर गुड्स के सिनेरियो में यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, उन्होंने गुड्स के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा वैसे तो जनरली पूरी इंडिया में अगर किसी भी सप्लायर की सप्लाई पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान इन एग्रीगेट 40 लाख को पार करती है, ध्यान रखिएगा एक्सीड कह रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर 40 लाख या उससे कम का टर्नओवर है, अगर 40 लाख या उससे कम का टर्नओवर है, यानी एग्जैक्टली अगर 40 लाख भी है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है।
आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी कब अराइज होगी? जिस वक्त आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान सप्लाई 40 लाख को पार करेगा। फिर वो 40 लाख के ऊपर चाहे 1 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपए हो या 1000 रुपए, यानी द मोमेंट आपका टर्नओवर 40 लाख 1 रुपए हो गया, तब से आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। मैम ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों डाली गई है? सोचने वाली बात है बेटा, जरा आप दिमाग में बैठाइएगा, अगर सरकार ये लिमिट ना लगाती और सरकार कहती कि कोई भी बंदा जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है उसको अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा, टैक्सेबल पर्सन बनने के बाद जीएसटी कंप्यूट करके पे कराना पड़ेगा, तो भाई साहब बहुत से ऐसे सप्लायर थे जो छोटे स्केल पे काम कर रहे थे, वो काम धंधा बंद कर देते टैक्स के बर्डन के चलते। फॉर एग्जाम्पल, दिमाग में बैठाइएगा, मान लीजिए एक छोटा सा दुकानदार है मिस्टर ए, जैसे तैसे उधार लेके उसने अभी अभी एक छोटी सी दुकान किराए पे ली है और उस दुकान पे अपना बिजनेस शुरू किया है, काम शुरू किया है। उसने एक छोटी सी दुकान ली जिसको खोखा कहते हैं और उसमें रिसेंटली उसने अपना बिजनेस कमेंस किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है। पैरेलली उसका कॉम्पिटिटर है बिग बाजार, जो एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है, ह्यूज गुडविल है, जबरदस्त पैसा खर्च करते हैं अपने पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट में और अपना बिजनेस ये लोग काफी टाइम से रन कर रहे हैं। अब इमेजिन करते हैं कि जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती तो क्या होता। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, लॉ समझने के लिए हमें हमेशा मिसचीफ रूल लगाना चाहिए। मिसचीफ रूल का मतलब होता है कि हाँ, अगर हम ये समझ लें कि अगर लॉ मेकर ये लॉ नहीं बनाता तो क्या क्या प्रॉब्लम आती, तो ऑटोमेटिकली लॉ हमें याद हो जाएगा। यानी अगर हम ये समझे कि ये लॉ नहीं होता, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती, तो इंडस्ट्री में क्या क्या दिक्कतें आती, पहले वो समझ लेते हैं। द मोमेंट हमें मिसचीफ, हमें दिक्कतें समझ में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमें लॉजिक पता लग जाएगा कि लॉ मेकर ने ये लॉ क्यों बनाया, ठीक है। तो अब पहले हम मिसचीफ मानते हैं कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती तो क्या होता भाई साहब। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती तो भाई साहब हर वो बंदा जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है उसको जीएसटी में रजिस्टर होना होता, और हर वो बंदा जो रजिस्टर्ड हो गया वो टैक्सेबल पर्सन बन गया, और हर वो बंदा जो टैक्सेबल पर्सन है उसको हर सप्लाई पे जीएसटी देना पड़ता। अब लेट्स से स्मॉल शॉपकीपर 100 रुपए का सामान बेच रहा है और क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है और सप्लाई कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी देना है। लेट्स से 18% का रेट है जीएसटी का और उसका प्रोडक्ट मार्केट में कितने का पहुंचा, 118 का कस्टमर के पास। पैरेलली बिग बाजार भी रजिस्टर्ड है, 100 रुपए का माल बेच रहा है, 18 रुपए जीएसटी लगा रहा है, 118 का माल है। अब आप मान लीजिए आप एंड यूजर है, आप कस्टमर हैं और एज अ कस्टमर आपको दोनों ही दुकानों पे वो प्रोडक्ट 118 का मिल रहा है। लेट्स से रूह अफ़ज़ा की बोतल है, अब वो बोतल आप चाहे छोटी दुकान से, परचून की दुकान से खरीदो जो आपके घर के पास है, या आप बिग बाजार से खरीदो, दोनों ही जगह आपको वो बोतल सेम प्राइस में पड़ रही है। तो बताइए फिर आप कौन से शॉपकीपर के पास जाना चाहेंगे? उसके पास जिसकी ज्यादा गुडविल है, जिसका एक मार्केट में स्टैंडर्ड है, कल को कोई खराबी आई प्रोडक्ट में तो वो अपनी गुडविल के लिए उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी करवा सकता है, या एक ऐसे छोटे दुकानदार पे जिसका भरोसा नहीं कि भाई साहब कल दुकान ही बंद करके चला जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइस सेम है तो आप बड़ी मछली के पास जाएंगे, बड़े दुकानदार के पास जाएंगे क्योंकि उसकी गुडविल ज्यादा है। छोटे दुकानदार से कोई सामान ही नहीं खरीदेगा, और जब छोटे दुकानदार से कोई सामान ही नहीं खरीदेगा, इस बंदे की डिमांड ही नहीं रहेगी। डिमांड नहीं रहेगी या कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसका प्रॉफिटेबिलिटी कम,
प्रॉफिटेबिलिटी कम, तो हो सकता है ये दुकान ही बंद करके चला जाए। और इसने अगर दुकान बंद कर दी तो सर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी गिर जाएगी। अब बेटा ये जीडीपी क्या होता है, ये मत बोलना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो खाली फुल फॉर्म है, ये हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, बट इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। अब जीडीपी बेटा दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लिटरल मीनिंग होता है कमाई के जरिए। अगर लिटरली हम डेफिनेशन को पढ़े इकोनॉमिक्स की तो वो ये कहता है कि सर जीडीपी इज एन एग्रीगेट ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड ड्यूरिंग अ ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स और सर्विसेज बेच के रेंडर करके हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके एग्रीगेट को जीडीपी कहा जाता है। तो मैं सिंपल भाषा में कहती हूँ कमाई के जरिए। तो भाई साहब आप चाहे माल बना के बेच रहे हो, आप चाहे माल खरीद के बेच रहे हो, आप चाहे सर्विसेज दे रहे हो, उसके बदले कुछ भी पेमेंट जो आप ले रहे हो वो आपकी कमाई का मोड है। उन सबके टोटल से जीडीपी बनने वाली है और जितने ज्यादा लोग किसी भी इकोनॉमी में कमाएंगे उतनी जीडीपी हमारी बढ़ेगी। अगर लोगों ने कमाने के तरीके घटा दिए ड्यू टू एनी रीजन कि भाई साहब उनका माल नहीं बिक रहा है, उनकी डिमांड नहीं है, टैक्स ऑब्लिगेशन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी गिरेगा। भाई साहब अब ऐसे केस में हो सकता है कि दुकानदार कहे कि मेरे को दुकान पूरे महीने बैठता हूँ, 12-12 घंटे दुकान पे बैठता हूँ और मैं खाली 5,000 का, सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट कमा पाता हूँ। उससे अच्छा तो है कि दुकान के बराबर में रेड लाइट है, मैं रेड लाइट पे अगर भीख मांगूंगा, अपने आप को लाचार दिखा के थोड़ी बैसाखी पकड़ लूंगा, तो हो सकता है मेरे को 15-20 हजार का रेवेन्यू मिल जाए। तो इससे अच्छा मैं काम बंद करके भीख ही मांग लेता हूँ। तो अल्टीमेटली कहने का पर्पस ये है कि सर कहीं ना कहीं अगर हम हर बंदे पे टैक्स की ऑब्लिगेशन लगाएंगे तो जो मार्केट में छोटे मोटे प्लेयर्स हैं वो डिस्करेज होंगे काम करने के लिए। देयरफॉर इन छोटे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कंडीशन डाली, हमने कहा सर थ्रेशहोल्ड लिमिट के बिना काम नहीं चलेगा, यानी थ्रेशहोल्ड लिमिट तो फॉलो होगी ही होगी, जिसमें अगर किसी दुकानदार का टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो सर उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा तो टैक्सेबल पर्सन नहीं, टैक्सेबल पर्सन नहीं तो कोई भी माल बेचे जीएसटी नहीं लगेगा। यानी अब अगर ये रूह अफ़ज़ा की बोतल 100 रुपए में बेचता है तो इसको उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना, इसका मार्केट प्राइस 100 रुपए रहा, वेयर एज कंपैरेटिव टू बिग बाजार सर वो तो रजिस्टर्ड होगा क्योंकि उसका टर्नओवर हम मानते हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा, बहुत बड़ी रिटेल चेन है, रजिस्ट्रेशन हुआ तो टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी तो देना पड़ेगा। यानी वहां से सामान खरीदोगे तो 100 रुपए पे 18 रुपए का जीएसटी देके 118 का प्रोडक्ट बिकेगा। अब बताइए, अब अगर आप एंड यूजर हैं और आपके घर के पास की दुकान आपको 100 रुपए में माल बेच रही है, वेयर एज बिग बाजार आपको 118 में बेच रहा है, तो आप किससे खरीदना चाहेंगे? मैम ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे हमें माल सस्ता पड़ रहा है तो हम इनका माल खरीदेंगे ना कि बड़ी चेन का, और इनका खरीदा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी जीडीपी बढ़ेगी, ये और एनकरेज होंगे ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ा के ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको थ्रेशहोल्ड लिमिट की कंडीशन। उन्होंने कहा सर जिस बंदे की भी थ्रेशहोल्ड लिमिट फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक्सीड होगी एग्रीगेट टर्नओवर में, उसके ऊपर हम रजिस्ट्रेशन की ऑब्लिगेशन डालेंगे। और ये लिमिट कितनी रहेगी? पूरी इंडिया में रहेगी 40 लाख से ऊपर, लेकिन कुछ स्टेट्स को इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया जहां पे कहा कि गुड्स के केस में अगर इनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाता है तो ही रजिस्ट्रेशन कराना है, अदरवाइज नहीं। और ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? उन्होंने सबसे पहले कहा 8 स्टेट्स के नाम दिए उन्होंने, और ये 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, आसाम। इसके अलावा है पौंडीचेरी, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। अब इनको देखते हैं ये स्टेट स्पेसिफाई क्यों किए गए। सबसे पहले देखते हैं लॉजिक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। बेटा इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है
कि इंडिया से, पूरी इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कनेक्टेड है एक नैरो रोड के द्वारा। हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, ऊपर नेपाल है तो सर इतना ही वाइड रोड है, जिस रोड पे मेनली माओवादी टेररिस्ट का कब्जा है। यानी यहाँ पे घने जंगल है, सड़कें भी हैं, रेलवे के ट्रैक भी हैं, लेकिन टेररिस्ट यहाँ पे इतना ज्यादा फैले हुए हैं कि कई बार ट्रेन की पटरियां पलट देते हैं, ट्रेन आते आते एक्सीडेंट हो जाता है, बसेस के लिए माइंस बिछा दिए जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, बॉम्ब्स बिछा दिए जाते हैं, बसेस नहीं कई बार पहुंच पाती, जंगलों में फंसे रहते हैं, खूब घने जंगल है वहां पे इतनी बुरी तरह से बिखरे हुए होते हैं कि किसी को भी पार नहीं करने देते, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए, डर बैठाने के लिए। इसके चलते यहाँ से सरकार ना तो ज्यादा रिसोर्सेज वहां तक पहुंचा पाती है, ना वहां के लोग प्रॉपरली यहाँ पे आके अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। तो इस कंडीशन के चलते नॉर्थ ईस्ट में आज भी बहुत सारे पर्टिकुलर रीजन्स हैं जो बैकवर्ड हैं, जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इन रीजन्स को ह्यूज अमाउंट में सब्सिडी देती है, कैश में हेल्प करती है। सब्सिडी का लिटरल मीनिंग होता है कैश असिस्टेंस। कैश में हेल्प करती है कि भाई साहब हमसे आप कैश लो और अपने एरिया को ग्रो करवाओ, ठीक है। तो नॉर्मली अब गवर्नमेंट ने कहा इन एरियाज को, स्पेशल स्टेट्स को, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कि सर ऑलरेडी हम आपको कैश में असिस्टेंस दे तो रहे हैं, सब्सिडी प्रोवाइड तो कर रहे हैं, अब क्योंकि हम आपको सब्सिडी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर इस सिचुएशन में प्लीज आप हमसे 40 लाख की लिमिट की उम्मीद मत कीजिएगा, बिकॉज हम एक तरह से जीएसटी और बाकी टैक्सेस से ही तो रेवेन्यू कमाएंगे, और जो रेवेन्यू कमाएंगे उसी में से तो आपको निकाल के सब्सिडी देंगे। तो और स्टेट्स के मुकाबले हम ऑलरेडी आपको बेनिफिट सब्सिडी द्वारा पहुंचा तो रहे हैं, और क्योंकि ऑलरेडी आपको सब्सिडी द्वारा पहुंच रहा है बेनिफिट के फॉर्म में, देयरफॉर जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट में हम पे 40 की कंडीशन हमसे मत मांगेगा, आप 20 की कंडीशन पे सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी द मूवमेंट आपका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ऊपर हो जाएगा तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आप टैक्सेबल पर्सन बनोगे, और फिर थ्रेशोल्ड लिमिट पार करते ही द मोमेंट आपने रजिस्ट्रेशन कराया और टैक्सेबल पर्सन बन गए तो जितनी भी टोटल सप्लाई है उस पर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। मैम इसका मतलब क्या है? अभी हम इलस्ट्रेशंस की सहायता से ये सब बातें समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात आप दिमाग में बैठाएंगे कि नॉर्मली थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहती है पूरी इंडिया के लिए, गुड्स के केस में 40 लाख एक्सीड होने पे। हाउएवर स्पेसिफाइड स्टेट्स, इनको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी कहते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिनको अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है एससीएस, उनके लिए उन्होंने कहा सर आपके ऊपर 20 लाख की लिमिट लगेगी, हाफ ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट, यानी आपके यहाँ जैसे ही आपका टर्नओवर 20 को पार करेगा आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा इन्होंने एक उत्तराखंड लिया जो हिली एरिया है, जहां पे ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में बहुत नेचुरल कैलामिटीज आई हैं, कई बार बाढ़ आई है, थंडर स्टॉर्म्स आए हैं, और वहां पे पूरी की पूरी आबादी ने बहुत सफर किया है। देयरफॉर वहां पे बेचारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी डेली लिविंग को हैंडल करने के लिए। जैसे तैसे कहीं पे ग्रो करते हैं, कुछ न कुछ अननेचुरल कैलामिटी आ जाती है, आपदा आ जाती है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, उनका सारा घर सारा बिजनेस चौपट हो जाता है। उसके चलते अगेन गवर्नमेंट उनको ह्यूज अमाउंट पे सब्सिडी, कैश असिस्टेंस, हेल्प प्रोवाइड करती है। देयरफॉर उनके लिए भी यही कंडीशन डाल दी कि सर आपको हम क्योंकि सब्सिडी फॉर्म में हेल्प दे रहे हैं, देयरफॉर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपके ऊपर 20 लाख की लिमिट लगाएंगे, यानी 20 के ऊपर आपका टर्नओवर जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एंड सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने 2 एरियाज और एड ऑन किए, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना देयरइन। Pondicherry, which is a union territory, shall be treated as deemed state for the purpose of GST. इस टॉपिक को हम आगे देखेंगे इंटरस्टेट सप्लाई के टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर। अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा पौंडीचेरी और तेलंगाना इन दोनों को भी उन्होंने यहाँ पे कवर कर दिया है, जहाँ पे गुड्स के लिए लिमिट कितनी रहेगी, मोर देन 20 lakhs, और इन एरियाज के अलावा बाकी कोई और स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की तो वहां पे मोर देन 40 lakhs। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखिएगा बेटा,
वो टेक्निकली उसने कहा था एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च। लेट्स से हमें एक क्वेश्चन आया, एक एग्जाम्पल दिया कि हमारा एक क्लाइंट है मिस्टर ए जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की उसने लेट्स से 15 जनवरी 2020 में। अब पहले महीने में उसका टर्नओवर का मतलब क्या होता है, जो भी गुड्स सप्लाई किए गए। टर्नओवर का मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड। अब ये सप्लाई क्या होता है, कैसे होता है, उसकी वैल्यू क्या निकलती है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। बस अभी के लिए ध्यान रखिएगा, जो भी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू जनवरी में थी 5 लाख, फरवरी में 6 लाख, मार्च में 7। आप सोच के बताइएगा क्या फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा या नहीं। चेक करते हैं। सर 15 जनवरी 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया और साल खत्म होते होते इनका टर्नओवर कितना रहा। सर टोटल टर्नओवर रहा 18 लाख का। बिजनेस था, फैक्ट्री डाली थी गुजरात के अंदर। गुजरात में 40 लाख का टर्नओवर चलता है, यहाँ पे 18 था, देयरफॉर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ना आप टैक्सेबल पर्सन हो, ना आपको जीएसटी पे करनी है। हाउएवर अगले साल इनका बिजनेस बढ़ने लगा। 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल तक टर्नओवर सप्लाई हुई 8 लाख की, मई में 9 लाख की, जून में 10 एंड जुलाई 14। आते आते देखिएगा इस साल का टर्नओवर यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का स्टेटस देख रहे हैं। हमने देखा पहले महीने में, बताइए अप्रैल में क्या रजिस्ट्रेशन रहा होगा, नहीं, अभी तक 40 लाख पार नहीं हुए। मई में क्यूमुलेटिव कितना आया, 8 + 9 17 लाख, अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जून में 17 + 10 27 लाख, अभी भी रजिस्ट्रेशन की ऑब्लिगेशन नहीं आई क्योंकि ये गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट जुलाई में इनका टर्नओवर 41 लाख पहुंच गया क्यूमुलेटिव, यानी 27 तो जून तक हुआ था प्लस जुलाई में 14 लाख और हुआ तो 41 लाख का टर्नओवर पहुंच गया। अब बताइए इसमें रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं। लॉ कहता है बिल्कुल होगा। लॉ मेकर कहता है द मोमेंट हमारे क्लाइंट ने 40 लाख की लिमिट को पार किया, लेट्स से जुलाई में 14 लाख आया था, मान लीजिए 26 जुलाई 2020 को 40 लाख पूरे हो चुके थे और 27 जुलाई को फर्दर 1 लाख का ऑर्डर आया, तो उन्होंने कहा सर जिस दिन 40 की लिमिट को आपने पार किया उस दिन से आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाओगे। और फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिस दिन आप लायबल हुए उसके बाद हम आपको 30 डेज का टाइम पीरियड देंगे। विद इन 30 डेज आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमने क्या देखा, हमने कहा इफ एग्रीगेट टर्नओवर, अगर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है 40-20 या 20-10 सर्विसेज के केस में, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर दी है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फर्दर सर किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, इस बात को लिंक करके चलते हैं एक बार। तो रजिस्ट्रेशन ना कराने के लिए सेक्शन 23 आया और सेक्शन 23 ने कहा एनी पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर कोई भी बंदा एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ, यानी वो और कोई काम करता ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज देता है
या नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज देता है। सप्लाई किसी भी चीज की हो सकती है, गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है तो सर उसको तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसे तो कभी जीएसटी पे ही नहीं करना। तो हम फालतू में रजिस्ट्रेशन करा के उसके ऊपर ऑब्लिगेशन क्यों डाले कि भाई साहब अब रजिस्टर हो गए हो तो अब आप मंथली रिटर्न भी फाइल करो एंड सो ऑन। तो हमने उसको सीधे सीधे सेक्शन 23 के अंदर एक्सक्लूड कर दिया। हमने कहा आपको ना रजिस्ट्रेशन कराना है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे भी आप पे जीएसटी नहीं लगता क्योंकि आप जो गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है या नॉन टैक्सेबल गुड्स है। अब नॉन टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, एक बार दिमाग में बैठाइएगा बेटा। नॉन टैक्सेबल का लिटरल मीनिंग होता है वो सामान जो जीएसटी में कवर ही नहीं हुआ, नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। और ऐसे कौन कौन से सामान हैं? अब देखिए कौन कौन से गुड्स नॉन टैक्सेबल है। सर बेसिकली दो हैं, वन इज अल्कोहल जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है सिर्फ और सिर्फ, एंड दूसरा 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम की 5 कैटेगरी हैं जिसमें क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड सो ऑन गुड्स आते हैं। देखेंगे हम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इनको। अभी के लिए आप दिमाग में बैठाइएगा सर ये दो आर्टिकल्स अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट की 5 कैटेगरी, ये दो जीएसटी में कवर नहीं होते और क्योंकि ये जीएसटी में कवर नहीं होते देयरफॉर इनको हम नॉन टैक्सेबल गुड्स मानेंगे। हाउएवर एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है सर जीएसटी में कवर्ड तो हैं, जीएसटी एक्ट में तो आ रहे हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस या अनकंडीशनली हमने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जीएसटी। हम जीएसटी उस पे पे नहीं कराएंगे। कुछ कंडीशंस वगैरह हम देखेंगे आगे, कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे जैसे सर्विसेज के लिए आएगा नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 एंड सो ऑन, तो वहां पे हम कुछ कैटेगरी देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा नॉन टैक्सेबल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट कवर्ड अंडर एक्ट, और एग्जेम्प्टेड का मतलब होगा एनीथिंग विच इज कवर्ड अंडर एक्ट बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस और अनकंडीशनली दे आर बीइंग स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय गवर्नमेंट। दूसरा नॉन टैक्सेबल सिर्फ और सिर्फ गुड्स होंगे, अल्कोहल और पेट्रोलियम, यानी नॉन टैक्सेबल सर्विसेज नहीं होती। इसका मतलब क्या है? सारी की सारी सर्विसेज जीएसटी एक्ट में आएगी, कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो जीएसटी एक्ट में कवर ना हो। वेयर एज एग्जेम्प्टेड गुड्स भी हो सकते हैं, साथ साथ सर्विसेज भी हो सकती है, जहां पे गुड्स की लिस्ट नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 में पढ़ेंगे और सर्विसेज की लिस्ट नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में हम देखेंगे। तो लॉ मेकर कहता है अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली इन दोनों में या इनमें से किसी एक में डील कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैम अगर कोई नॉन टैक्सेबल भी सप्लाई कर रहा है और टैक्सेबल भी सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है बेटा मान लीजिए एग्जाम्पल में ए लिमिटेड है, ये हमारे इंडिपेंडेंट केसेस हैं। ए लिमिटेड टैक्सेबल गुड्स कुछ नहीं दे रहा बट वो 15 लाख के नॉन टैक्सेबल गुड्स बेचता है। नॉन टैक्सेबल में क्या क्या आ गए? अल्कोहल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 15 लाख का अल्कोहल बेच रहा है और एग्जेम्प्टेड गुड्स के 25 लाख की डीलिंग चल रही है, सप्लाई कर रहा है। तो सर टोटल टर्नओवर कितना हुआ? अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर निकालूं तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ? लॉ मेकर कहता है एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सप्लाई। सर जितना भी आप सप्लाई कर रहे हो वो आपका टर्नओवर का हिस्सा माना जाएगा, फिर वो चाहे टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। दिमाग में बैठाइएगा बेटा, एक बार ध्यान रखिए ये टर्नओवर की लिमिट हम सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए डिटरमिन कर रहे हैं।
अभी टैक्स की कंप्यूटेशन और पेमेंट की बात नहीं चल रही है। अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेक्शन 22 ने एग्रीगेट टर्नओवर की कंडीशन डाली, और एग्रीगेट टर्नओवर में उन्होंने कह दिया सर जो भी सप्लाई कर रहे हो वो सब उसके अंदर आ जाएगा, फिर भले ही वो सप्लाई टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्टेड, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब हमारा एग्रीगेट टर्नओवर पहले केस में कितना हुआ सर? एग्जैक्टली 40 लाख। एग्जैक्टली 40 लाख है। रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कौन सा सेक्शन लगेगा यहाँ पे? सर सेक्शन 22 की वजह से नहीं हो रहा है या सेक्शन 23 की वजह से नहीं हो रहा है? सेक्शन 22 ने क्या बोला था? इफ एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट 40 या 20 की, और 23 क्या कह रहा है? एनी पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो सर हमारे इस इलस्ट्रेशन में कौन से सेक्शन की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है? सर ऑब्वियस सी बात, सेक्शन 23 की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो सप्लायर है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स में ही डील करता है। वो टैक्सेबल तो सप्लाई कर ही नहीं रहा, यानी वो एक्सक्लूसिवली क्योंकि एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल में है, देयरफॉर सेक्शन 23 के चलते उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, और टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो जीएसटी कंप्यूट करके पे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट सेकेंड केस देखिएगा। हमारा एक दूसरा सप्लायर है बी लिमिटेड। सर ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम में डील करता है, 2 लाख का पेट्रोल बेचता है और 10 लाख के एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचता है। एग्जेम्प्टेड गुड्स कौन से हैं, क्या है, इसकी पूरी लिस्ट है, दैट वी विल रेफर लेटर। अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल में ही डील कर रहा है, टैक्सेबल देता नहीं। टोटल टर्नओवर में हमें सारे सप्लाई लेने हैं, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो या नॉन टैक्सेबल, यानी टोटल वैल्यू कितनी आई? 12 लाख। 12 लाख है तो सर अगेन रजिस्ट्रेशन नहीं होना, और अगेन यहाँ पे सेक्शन 23 की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं होना, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड में सप्लाई कर रहा है, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जीएसटी की लायबिलिटी कंप्यूट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट सर सी लिमिटेड टैक्सेबल तो कुछ नहीं दे रहा, लेकिन नॉन टैक्सेबल 30 लाख की सप्लाई कर रहा है और एग्जेम्प्टेड 40 लाख की, यानी टोटल कितना हुआ? 70। मैम 70 लाख हो गया, क्या हम सेक्शन 22 अप्लाई कर दें? सेक्शन 22 कहता है इफ एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। सर थ्रेशोल्ड लिमिट थी 40 लाख की, क्वेश्चन साइलेंट है, हम मानते हैं अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, यानी यहाँ पे लेट्स से गुजरात का केस है, गुजरात का सप्लायर है नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड कुल 70 लाख की सप्लाई कर रहा है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराएं? नहीं मैम, सेक्शन 23 इज एन ओवरराइडिंग सेक्शन। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? सेक्शन 23 कह रहा है कि सर अब जो मैं केसेस बता रहा हूं उसमें पुरानी बातें भूल जाना, यानी यहाँ पे 23 अप्लाई करते वक्त सेक्शन 22 आपको अप्लाई नहीं करना, दैट इज एन ओवरराइडिंग प्रोविजन। दैट मींस भले ही सेक्शन 22 की लिमिट आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाए, लेकिन क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, देयरफॉर अगेन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना अंडर सेक्शन 23, और क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है देयरफॉर जीएसटी कंप्यूट करके पे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहा उसने? वो कहता है मान लीजिए एक डी लिमिटेड है, लेट्स से भारत पेट्रोलियम, वो भाई साहब नॉन टैक्सेबल गुड्स भी दे रहा है। भारत पेट्रोलियम पे आप जाएंगे पेट्रोल पंप पे तो वो पेट्रोल भी बेच रहा है, एंड साथ साथ उसने टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई करने शुरू कर दिए। आप कभी जाएंगे भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे तो वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल तो बेचता ही बेचता है, साथ साथ उसने एक इन एंड आउट का ग्रोसरी आउटलेट भी खोला हुआ है, जहां पे वो ग्रोसरी का सामान, राशन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचता है। तो उन्होंने कहा सर अब ये डी लिमिटेड जो है वो 20 लाख का पेट्रोल
30 लाख के नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स और 2 लाख का टैक्सेबल सप्लाई ग्रोसरी का सामान इन एंड आउट के आउटलेट पे बेच रहा है भारत पेट्रोलियम अपने पेट्रोल पंप के अंदर। यानी पेट्रोल पंप पे ही पेट्रोल स्टेशन भी है, साथ साथ इन एंड आउट नामक उन्होंने एक आउटलेट भी खोला है जो भारत पेट्रोलियम द्वारा ही ओन्ड है, यानी सप्लायर कॉमन है। तो अब बताइए स्थिति क्या बनेगी। सबसे पहले तो हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर में हमें क्या क्या चीजें लेनी है, मैंने अभी अभी आपको हिंट दी। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सप्लाई, और टोटल सप्लाई का मतलब है सारी सप्लाई, फिर वो चाहे टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है। यानी हमारा बंदा टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड तीनों दे रहा है, तो तीनों का टोटल कर दीजिए। 30, 20, 2, 52 लाख। मैम 52 लाख में हम ये भी गिने, ये तो इस पे तो जीएसटी देना ही नहीं। लॉ मेकर कह रहा है यस, एग्रीगेट टर्नओवर गिनते वक्त आपको सारी सप्लाई लेनी है, फिर वो सप्लाई चाहे टैक्सेबल हो या ना हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब साफ सी बात हुई कि सर हम तो तीनों का टोटल करेंगे और तीनों का टोटल 52 लाख हो गया। अब बताइए तीनों का टोटल 52 लाख है, हम सेक्शन 22 लगाएं या सेक्शन 23? सेक्शन 23 ने क्या बोला था? सेक्शन 23 ऑड नंबर, ऑड लोगों की संख्या बता रहा था कि किन किन को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और उन्होंने वहां पे एक बहुत ही वाइटल वर्ड यूज किया था, एक्सक्लूसिवली। उन्होंने कहा था एनी पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और एक्सक्लूसिवली का मतलब हमने क्या देखा था? सिर्फ और सिर्फ, यानी अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल दे रहा है तो आप सेक्शन 23 में एग्जेम्प्टेड हो। अगर आप नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड के साथ टैक्सेबल सप्लाई भी दे रहे हो तो सेक्शन 23 अप्लाई नहीं होगा। और जब सेक्शन 23 अप्लाई नहीं होगा तो आप बाय डिफॉल्ट, जब ये सेक्शन नहीं लग रहा है तो आप बाय डिफॉल्ट सेक्शन 22 में आ जाओगे। और सेक्शन 22 ने क्या कहा कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर के दौरान थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की लिमिट को पार कर जाता है तो भाई साहब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है सारे सप्लाई, चाहे टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल। यानी हमारे क्वेश्चन में उसने 40 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी, 52 लाख हो गया, तो अब उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22। मैम खाली 2 ही लाख की तो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा था, क्या अभी भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? यस बेटा, अभी भी कराना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे अब हमें एक टैक्स प्लानिंग इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि सर अगर हम मेजरली नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इन्वॉल्व हैं और हमें थोड़ा सा टैक्सेबल सप्लाई करना पड़ रहा है तो क्या वो थोड़ा सा टैक्सेबल सप्लाई करे या नहीं? अगर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गई इस सिनेरियो में तो सर वी शैल बी लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22। हाँ, ये बात अलग है कि सर रजिस्ट्रेशन के लिए तो हमने 52 लाख देखे थे एग्रीगेट टर्नओवर में, जिसमें तीनों जोड़े थे, और क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गया तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया। हम सेक्शन 22 में आ गए, रजिस्ट्रेशन करा दिया तो हम टैक्सेबल पर्सन बन गए। टैक्सेबल पर्सन बन गए तो अब हमें जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन क्या मैम पूरे 52 लाख पे जीएसटी देंगे? नहीं सर, 52 लाख में से 20 लाख तो नॉन टैक्सेबल है। अल्कोहल पेट्रोलियम तो जीएसटी एक्ट के अंदर ही कवर नहीं हो रहा, तो उस पर जीएसटी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो 30 लाख है वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। जब सरकार कह रही है कि इसके ऊपर जीएसटी मत दो तो आप क्यों दोगे? यानी जीएसटी हम सिर्फ और सिर्फ किस पे देंगे? 2 लाख पे। यानी जीएसटी शैल बी कंप्यूटेड ओनली ऑन 2 लाख। सो हियर वी कैन से दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड जीएसटी लाइबिलिटी प्रोसेस। सर रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना, इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए सारी सप्लाई देखिए, चाहे टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आपको जीएसटी पे करना है तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल देखेंगे, नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड उसमें नहीं आएगा। लेकिन मैम हमारे केस में तो थोड़ा सा ही टैक्सेबल था, तो बेटा अब आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, सोच समझ के प्लानिंग करनी होगी,
सोच समझ के अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना होगा कि वो बंदा जो ऑलरेडी बड़े बड़े नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इन्वॉल्व है, क्या उसे ये टैक्सेबल सप्लाई एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, क्या उसे ऐसी टैक्सेबल सप्लाई देनी चाहिए या नहीं, उससे उसका फायदा है या नुकसान, इसका कंपैरिजन करके ही आप आगे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। इसको अभी हम इलस्ट्रेशन के द्वारा देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा आगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है ई लिमिटेड 15 लाख का टैक्सेबल गुड्स दे रहा है, नॉन टैक्सेबल 40 लाख का और एग्जेम्प्टेड 8 लाख का। टोटल कितना हुआ बताइए इसमें। अगेन हमें टोटल के लिए तो तीनों के तीनों देखने हैं। तो हमारा ये 55 और 8 लाख, दैट गोज टू 63 लाख। थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो गई, रजिस्ट्रेशन कराना होगा अंडर सेक्शन 22। और मैम जीएसटी कितने पे देना है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, टैक्सेबल पर्सन बन गए, जीएसटी तो देना है, लेकिन कितने पे देना है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे, दैट इज ऑन 15 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट एफ लिमिटेड 50 लाख के टैक्सेबल गुड्स दे रहा है, सिर्फ 2 लाख के नॉन टैक्सेबल और 1 लाख का एग्जेम्प्टेड। क्या अभी भी एग्रीगेट करेंगे? यस सर, सप्लाई का मतलब तीनों है, तीनों को गिनो, 53 लाख हो गया। थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख को क्रॉस कर दिया, सर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22। रजिस्ट्रेशन करा दिया, टैक्सेबल पर्सन है आप, जीएसटी आपको देना पड़ेगा कितने पे, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख पे जो टैक्सेबल सप्लाई थी, क्योंकि नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड पे तो जीएसटी लगता ही नहीं। एंड देन लास्टली सर जी लिमिटेड 5 लाख के टैक्सेबल, 5 लाख के नॉन टैक्सेबल और 5 लाख के एग्जेम्प्टेड कर रहा है। ठीक है सर, एग्रीगेट करो तीनों का, 15 लाख हुआ। 15 लाख हुआ सर, थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे, थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अब रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन के चलते नहीं करा रहे सर, अब अंडर सेक्शन 22 नहीं करा रहे, क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ही नहीं हुई, देयरफॉर अब रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है। और क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, देयरफॉर जीएसटी पे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक की बात। चलिए आइए देखते हैं। अब इस सिनेरियो में ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सप्लाई, चाहे वो टैक्सेबल की हो, नॉन टैक्सेबल की हो या एग्जेम्प्टेड की। अब इस सिचुएशन में एक छोटा सा क्वेश्चन क्रॉप अप हो सकता है कि मैम हमारा क्लाइंट नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई में फुली इन्वॉल्व है, उसको एक ऑफर आया टैक्सेबल गुड्स को भी सप्लाई करने का, क्या वो टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करने के ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे? तो सर यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग में एक रेलेवेंट पॉइंट आ गया जीएसटी का। उस रेलेवेंट पॉइंट को कंसिडर करते हुए आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपने क्लाइंट को वो ऑफर एक्सेप्ट करवाना है या नहीं। आइए इस बात को देखते हैं एक इलस्ट्रेशन की सहायता से। ए लिमिटेड रिसीव द फॉलोइंग ऑर्डर, एक असेसी है, उसको ऑर्डर्स मिलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कि उसे कुछ नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करनी है, अल्कोहल पेट्रोलियम की, और कुछ टैक्सेबल सप्लाई का ऑर्डर आया है। नॉन टैक्सेबल 500 लाख का माल है और टैक्सेबल सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का माल बेचना है। अब सोचिए, जब हमें एग्रीगेट टर्नओवर करना है तो हम इन दोनों का टोटल करेंगे, क्योंकि असेसी एक है, और टोटल करने के बाद हमारा टर्नओवर निकला 501 लाख, विच इज मोर देन द थ्रेशहोल्ड लिमिट। तो अब ये बात तय है कि ए लिमिटेड को अंडर सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो वो टैक्सेबल पर्सन है, और टैक्सेबल पर्सन है तो जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। और अब इसको जीएसटी कितने पे पे करना होगा सर? जीएसटी तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे होगा, दैट इज 1 लाख पे। मान लेते हैं 18% पे जीएसटी लगना है, तो 18,000 रुपए का जीएसटी देना है, प्लस इस असेसी को, क्योंकि ये रजिस्टर्ड हो गया है तो इसको अब हर महीने रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। अब ये आपकी डिसीजन मेकिंग कहती है, एज अ प्रोफेशनल आप अपने क्लाइंट ए लिमिटेड को सजेशन दे सकते हैं कि भाई साहब देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का टैक्सेबल माल बेचने की वजह से आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की भी लायबिलिटी आई, टैक्स पेमेंट की भी लायबिलिटी आई, और रिटर्न फाइलिंग की भी लायबिलिटी आई। हाउएवर, अगर आप ये ऑर्डर
एक्सेप्ट नहीं करते, यानी हमने पहला ऑप्शन बनाया कि ये दोनों ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भाई साहब रजिस्ट्रेशन भी होगा, जीएसटी भी देना होगा और रिटर्न भी फाइल करनी होगी। और अगर मैं दूसरा ऑप्शन बनाऊं कि भाई साहब ये रिजेक्ट कर देता है ए लिमिटेड टू सप्लाई टैक्सेबल गुड्स, वो टैक्सेबल गुड्स बेचने से मना कर देता है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये गुड्स नहीं बेच रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल बेच रहा है, और अगर एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल में सप्लाई कर रहा है तो सर सिंपल सी बात है, अंडर सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन क्योंकि नहीं हुआ है तो ना तो जीएसटी पे करना है ना ही रिटर्न की ऑब्लिगेशन है। तो अब आप अपने क्लाइंट को बता दीजिए कि देखिए सर सिर्फ इस 1 लाख की वजह से ये सारी जिम्मेदारी आ जाएंगी। अब आप देख लीजिए इस 1 लाख में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी निकल के आ रही है, और अगर आप ये ऑर्डर नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। अब ये आपकी कॉल है कि आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो चलिए फिर से दिमाग में बैठाइएगा। हमने कहा सर सेक्शन 22 ने कहा एग्रीगेट टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन करना है, और सेक्शन 23 कह रहा है कि अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल में सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सेकेंडली बेटा वो कहता है एग्रीकल्चरलिस्ट को भी रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कराने की जरूरत नहीं है। अब ये एग्रीकल्चरलिस्ट कौन होता है, आइए देखते हैं। लॉ मेकर कहता है सर एग्रीकल्चरलिस्ट का मतलब जीएसटी के अंदर है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, यानी हम यहां पे आर्टिफिशियल एंटिटी की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा सर एक्चुअल पर्सन होना चाहिए इंडिविजुअली जो खेतों में काम कर रहा है, या एचयूएफ हो। एचयूएफ मतलब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या मैं सिंपल भाषा में कह दूं जॉइंट फैमिली। सर आज भी अगर हम विलेज में जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे तो बहुत सारे परिवार जॉइंटली रहते हैं, जहां पे जनरेशंस टू जनरेशंस पूरी फैमिली साथ है, चाचा ताऊ उनके बच्चे सब एक ही फैमिली में एक ही घर में रहते हैं और एक ही खेत पे काम करने जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर हम किसान, एग्रीकल्चरलिस्ट का मतलब क्या है, किसान, कि हम किसको किसान मानेंगे, या तो कोई इंडिविजुअल है या कोई जॉइंट फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में काम कर रहा है और वो लोग इन्वॉल्व है इन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कल्टीवेशन ऑफ लैंड का मतलब सर खेतों पे काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। फिर खेती बाड़ी में चाहे बीज बोने का काम हो, चाहे इरिगेशन का काम हो, चाहे कटाई का काम हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे काम किसान की परिभाषा में आ जाएंगे अगर वो जमीन से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड है। लैंड पे कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि सर अगर मिस्टर राम एक गांव में फर्टिलाइजर्स और बीज की दुकान खोल लेते हैं तो क्या हम उसे किसान मानेंगे? नहीं मानेंगे बेटा। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो दुकान पे सामान की बिक्री का काम कर रहे हैं, वो खेती बाड़ी लैंड पे कोई कल्टीवेशन का काम नहीं कर रहे। और क्योंकि उनकी दुकान है तो भले ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वो बीज फर्टिलाइजर्स वगैरह बेच रहे हो, बट जमीन पे उपजाऊ का काम, कल्टीवेशन का काम नहीं कर रहे। देयरफॉर ही शैल नॉट टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरलिस्ट। और क्योंकि वो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है तो सर वो सेक्शन 23 के एग्जेम्पशन से बाहर आ जाएंगे। फिर उनकी देखिएगा उस दुकान पे एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आगे उन्होंने कहा ये जो किसान है इंडिविजुअल या एचयूएफ खेतों पे जो काम कर रहा है वो या तो खुद की लेबर अप्लाई करे, यानी खुद खेतों पे काम करे,
या हो सकता है उसके फैमिली मेंबर खेतों में काम करें। यानी एक किसान है जो खेतों पे काम करने जाता है, लेकिन कटाई के वक्त उसका परिवार उनके साथ जुड़ जाता है। बीवी, बच्चे, सबके सब, भाई बहन, सब लोग खेतों पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो सर वो जो फैमिली मेंबर्स साथ में जुड़े हुए हैं किसान के, वो भी किसानों की परिभाषा में आएंगे। और सर किसान एक ऐसा इंसान है जो हमें हमारी बेसिक जरूरत पूरी कराता है, रोटी कपड़ा मकान में से रोटी दिलवाता है और दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसकी मेहनत का उसको प्रॉपर पोटेंशियल वर्थ नहीं मिल पाता, यानी उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कम रह जाती है, जिसके चलते हम नहीं चाहते कि उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स का लायबिलिटी अराइज हो। यानी कोई भी किसान होगा, अब वो जीएसटी के स्कोप से बिल्कुल बाहर होगा अगर सेक्शन 23 के अंदर वो एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। ठीक है, तो एक कोई किसान है खुद से या जॉइंट फैमिली के अंदर अपने परिवार की सहायता से खेती बाड़ी का काम करता है, तो सर उसका टर्नओवर भले ही थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चला जाए, 40 लाख 20 लाख की लिमिट से ऊपर चला जाए, फिर भी हम उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं कहेंगे, बिकॉज सेक्शन 23 इज एन ओवरराइडिंग सेक्शन ऑफ सेक्शन 22। यानी ऑल्दो सेक्शन 22 ने तो कहा था कि जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा है वो रजिस्ट्रेशन करा ले, बट अगर सेक्शन 23 में किसान आ रहा है तो उसके ऊपर ये थ्रेशोल्ड लिमिट की एप्लीकेशन नहीं होगी। और साथ साथ उन्होंने कहा कि वो किसान हो सकता है खुद से भी काम ना करे, हो सकता है और वो मेहनत करवाए, एफर्ट्स पड़वाए, लेबर करवाए हायर्ड लेबर से। हायर्ड लेबर का मतलब हायर की हुई, पे की हुई है लेबर को वो हायर करे, जैसे कि जमींदार लोग करते हैं। अब जमींदार क्या करते हैं, उनकी जमीन होती है, वो खुद मेहनत नहीं करते क्योंकि फाइनेंशियली वो साउंड होते हैं, लेकिन वो आसपास के लोकल किसानों को हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं, वेजेस देते हैं, दिहाड़ी पे रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं। लेकिन जब उनसे काम करवाते हैं तो जमींदार खुद उस लेबर को पर्सनली सुपरवाइज करता है। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का लिटरल मीनिंग होता है उन पे नजर रखना, उनके काम करने के तरीके को पूरा नियंत्रण में रखना। और हो सकता है वो खुद से सुपरवाइज ना करें, जमींदार खुद जाके सुपरवाइज ना करे, तो वो अपने किसी फैमिली मेंबर को भी सुपरविजन के लिए भेज सकते हैं। यानी मान लीजिए एक जमींदार है और जमींदार अपने बड़े बेटे को कहता है कि तुम खेतों में जाके लेबर को देखो, किसानों को देखो कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जमींदार भी किसान की परिभाषा में आ जाएगा और एग्रीकल्चरलिस्ट होने की वजह से सेक्शन 23 में वो इजीली एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। यानी उस जमींदार का टर्नओवर 40 लाख के ऊपर भी चला जाए तब भी हम उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं डालेंगे, और क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा। टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा तो जीएसटी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भले ही वो जमींदार क्यों ना हो, उसकी फाइनेंशियल सॉल्वेंसी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन जमींदार भी करते रूरल लेवल पे ही, विलेज लेवल पे ही, इंडिविजुअल लेवल पे ही जनरली काम करते हैं। देयरफॉर हमने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो आम आदमी की बेसिक जरूरत यानी फूड, शेल्टर, रोटी कपड़े में से रोटी की जरूरत को पूरा करा रहा है। ठीक है, और खाली रोटी नहीं, कई बार कपड़ा भी किसानों की सहायता से बनता है। जहाँ पे रुई की खेती बाड़ी हो रही है तो सर रुई भी अल्टीमेटली फिर फैब्रिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़ा बनाने के काम आता है। उन सबको हमने यहाँ से एग्जेम्प्ट कर दिया। क्लियर है? तो अब मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक कंपनी है आईटीसी लिमिटेड, और आईटीसी लिमिटेड जो कंपनी है उसने पूरे के पूरे गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। वहां पे किसानों की सहायता से गेहूं का, वीट का प्रोडक्शन चलता है और फिर वीट जो प्रोड्यूस होता है उससे आईटीसी लिमिटेड आशीर्वाद आटा मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो आईटीसी लिमिटेड
जो किसानों की सहायता से वीट की प्रोडक्शन करवा रही है, क्या इसको हम एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन में कवर करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट करा दें? सोचिएगा। सर, लॉ मेकर कहता है हमारे लिए किसान सिर्फ वो है जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है या जॉइंट फैमिली लेवल पे काम कर रहा है, वो ही मजबूर है। अगर कोई कंपनी है, आईटीसी लिमिटेड कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ना ये इंडिविजुअल है ना ये एचयूएफ की डेफिनेशन में आ रही है, और क्योंकि ये पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, देयरफॉर हम इसको एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं मानेंगे। और क्योंकि ये एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है तो सर इसको हर हालत में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा सब्जेक्ट टू दी कंडीशन ऑफ सेक्शन 22। यानी इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख 20 लाख रिस्पेक्टिवली उस लिमिट से ज्यादा है तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर भले ही ये खेती बाड़ी का काम क्यों ना करे, भले ये हायर्ड लेबर क्यों ना रखे। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि अगर कोई इंडिविजुअल नहीं है फिर वो भले ही खेती बाड़ी का काम क्यों ना कर रहा हो, अगर कोई एचयूएफ नहीं है भले ही वो खेती बाड़ी का काम क्यों ना कर रहा हो, वो एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन से बाहर होगा। और क्योंकि वो वहां से बाहर होगा तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेकेंडली, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, सेकेंड कंडीशन क्या हुई, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है लेकिन खेती बाड़ी से रिलेटेड काम नहीं कर रहा है, जैसे किसी इंडिविजुअल ने गांव में दुकान खोल ली, तो सर वो भी एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन से बाहर है। फिर उसके ऊपर सेक्शन 22 की कंडीशन लग जाएगी, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट से वो बाहर अगर एक्सीड कर गया है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर भले ही वो इंडिविजुअल क्यों ना हो और गांव में, विलेज एरिया में, रूरल एरिया में काम क्यों ना कर रहा हो। क्लियर है? आगे तीसरा एग्जाम्पल सुनिएगा। मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी ने यूपी के इलाहाबाद में कुछ गांव अडॉप्ट किए हुए हैं, उस पूरे गांव की जिम्मेदारी ले रखी है, वहां के किसानों से खेती बाड़ी करवाते हैं, उससे जो प्रोडक्शन होती है उसको बिकवाते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है वो किसानों में बांटते हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, वहां पे गांव के अंदर स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ विलेजर्स। अब अमिताभ बच्चन एक इंडिविजुअल हैं और वो लैंड पे कल्टीवेशन का काम करवा रहे हैं, खेती बाड़ी का काम करवा रहे हैं। वो ऑल्दो खुद से तो अपना लेबर नहीं लगा रहे, ना उनकी कोई फैमिली लेबर लगा रही है, यानी ना वो खुद खेतों में जाते हैं ना उनके बेटे बहू जाते हैं। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, किसी का कोई लेना देना नहीं है खेती बाड़ी से। हाँ, लेकिन उन्होंने हायर्ड लेबर जरूर रखी है, यानी वहां पे गांव में जितने भी लोग हैं उनसे ये काम करवाते हैं। ठीक है, अब हायर्ड लेबर है तो क्या वो किसान की परिभाषा में आ जाएंगे? रुकेगा। लॉ मेकर कहता है अगर आप लेबर हायर कर रहे हो तो भी आप किसान हो, बशर्ते उस लेबर को आपको खुद को पर्सनली सुपरवाइज करना होगा या आपका कोई फैमिली मेंबर उसे पर्सनली सुपरवाइज करेगा। तो सोचिएगा, अमिताभ बच्चन जी ने गांव अडॉप्ट किए हैं, वहां के लोगों से खेतीबाड़ी करवाते हैं, उनको हायर किया हुआ है, लेकिन वो ना तो खुद से खेतों में जाते हैं किसानों को सुपरवाइज करने के लिए, ना उनके बेटे बहू बीवी कोई उनको सुपरवाइज करने जाता है। यानी ना अमिताभ बच्चन जी जाते हैं, ना जया बच्चन जी, ना अभिषेक बच्चन, ना ऐश्वर्या राय, किसी का खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वहां पे सुपरविजन के लिए नहीं जा रहा। तो भले ही वो इंडिविजुअल क्यों ना हो, खेती बाड़ी से रिलेटेड काम क्यों ना करा रहे हो, फिर भी वो एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन से बाहर चले जाएंगे। और क्योंकि वो डेफिनेशन से बाहर हैं तो सेक्शन 23 उन पे अप्लाई नहीं होगा, और सेक्शन 23 नहीं होगा तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 22 अगर उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तो सर उस सिचुएशन में उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जो भी जीएसटी बनती है वो कंप्यूट करके पे करानी पड़ेगी। ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा, आपसे हमारी 4 कंडीशन हो गई। क्या 4 कंडीशन हो गई? पहला, जो भी बंदा है, जो भी किसान के डेफिनेशन में आ रहा है वो एक इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। सेकंड,
सर वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड काम कर रहा हो, खेती बाड़ी का काम कर रहा हो, एंड थर्डली वो या तो खुद से काम कर रहा हो खेतों में या उनके परिवार का कोई जन फैमिली मेंबर काम कर रहा हो, एंड फोर्थली अगर वो खुद से काम नहीं कर रहे तो भले ही उन्होंने लेबर हायर क्यों ना की हो, लेकिन हायर्ड लेबर को या तो वो खुद से पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं या उनका फैमिली मेंबर कोई पर्सनली सुपरवाइज कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सर पहली दो कंडीशन कंपलसरी है। पहली दो कंडीशन क्या है, इंडिविजुअली एचयूएफ और दूसरा कल्टीवेशन ऑफ लैंड, और बाकी दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आ जाए, यानी या तो वो खुद से लेबर अप्लाई करे या किसी हायर्ड लेबर को पर्सनली सुपरवाइज करे। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी बंदा एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में आएगा, किसान की परिभाषा में आएगा। और किसानों को एनकरेज करने के लिए, बेसिक रोटी की जरूरत को सस्ता करने के लिए हमने इस पूरे कंसेप्ट को, किसान को ही एग्रीकल्चरलिस्ट के कंसेप्ट के अंदर डाल के सेक्शन 23 के अंदर फुली एग्जेम्प्ट कर दिया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। और क्योंकि अब वो उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है तो वो कभी भी टैक्सेबल पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, और क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेंगे तो उनके द्वारा कुछ भी सप्लाई हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर ही क्यों ना चला जाए, हम कभी भी जीएसटी के अंदर उसको लायबल नहीं करेंगे। तो एक जमींदार 150 लाख का काम कर रहा है सालाना, तब भी वो जीएसटी की डेफिनेशन में, जीएसटी की लायबिलिटी के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। तो सेक्शन 23 में वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा और एग्जेम्पशन के चलते वो कभी टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाएगा। और हमने बेसिक कंडीशन क्या देखी थी कि सर आप जब भी जीएसटी दोगे तो जीएसटी आप सिर्फ और सिर्फ तब दोगे जब जी साइट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी टी से टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप कितनी भी सप्लाई कर दो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो या ना हो, हम उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक की बात? तो पहली एक्सेप्शन जो रजिस्ट्रेशन से बच जाएगी, जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड या नॉन टैक्सेबल में डील कर रही है, दूसरी एग्रीकल्चरलिस्ट किसान, और तीसरी उन्होंने यहाँ पे एक ओपन एंडिंग बात छोड़ दी। उन्होंने क्या कहा, एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा कोई भी बंदा नोटिफाइड अगर है तो उसको भी हम यहाँ रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट करा सकते हैं, ऑल्दो अभी तक ऐसा कोई पर्सन नोटिफाइड नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे सरकार ने अपने लिए एक ओपन एंडिंग पावर छोड़ दी, सेक्शन 23 के अंदर लास्ट में एक कॉमन पावर छोड़ दी कि सर आगे चल के अगर हमको लगता है कि किसी को जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कराना है तो हम नोटिफिकेशन इश्यू करके उनको भी एग्जेम्प्ट करा सकते हैं, ऑल्दो नो सच पर्सन हैज बीन नोटिफाइड येट। तो 23 के अंदर 3 एग्जेम्पशंस हो गई जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। एक बार ऊपर देख के बात कीजिएगा। पहला उन्होंने कहा वन हु इज एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा एग्रीकल्चरलिस्ट, एंड तीसरा उन्होंने कहा एनी अदर नोटिफाइड पर्सन बाय गवर्नमेंट विच इज ऑल्दो नॉट नोटिफाइड येट। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा सेक्शन 22 जिसमें कंडीशंस बेसिक बताई गई थी। उसमें पहली कंडीशन तो उन्होंने बोल दी थी सर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और एग्रीगेट टर्नओवर का लिटरल मीनिंग क्या होगा सर? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होगा टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई, यानी जितना भी सप्लाई आप कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक, और उसमें चाहे फिर कोई भी सप्लाई आ जाए, उन सबका टोटल करके देखेंगे। अगर वो टोटल थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी सारी इंडिया के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट गुड्स के लिए 40 लाख और 20 लाख है, और गुड्स के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख और 10 लाख है। हाउएवर सर्विसेज के लिए ये लिमिट पूरी इंडिया के लिए 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख रहेगी। सर इस लिमिट को अगर आप एक्सीड करते हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान तो आप लायबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर वो बात अलग है कि आप जीएसटी पे किस पे करोगे, कंप्यूट एंड पे किस पे करोगे। सर जीएसटी खाली टैक्सेबल पे कंप्यूट होके पे होगी, नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड में जीएसटी पे नहीं होगी, पर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए हमें उनको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है? सेकंड, सेक्शन 22 बात कर रहा है माइग्रेशन की।
अब समझिएगा ये माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। एक बार बेटा एग्जाम्पल से दिमाग में बात बैठाते हैं। अब मान लीजिए एक मिस्टर अब्दुल हैं जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये जनवरी 2001 से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इन्होंने एक सैलून खोला हुआ है, वहां पे ये टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हैं बहुत टाइम पहले से, और जीएसटी तो इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले वो सर्विस टैक्स के अंदर कवर ऑलरेडी हो रहे थे। जीएसटी आने से पहले सर सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज के ऊपर, वो ऑलरेडी टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे थे। और सर्विस टैक्स में जो पुराना सर्विस टैक्स लॉ था उसमें लॉ मेकर कहता था कि असेसी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जैसे ही उसका टर्नओवर 9 लाख को पार करता है। हाँ, ऑल्दो रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी 9 लाख के ऊपर जाते ही आती थी, हाउएवर सर्विस टैक्स की कंप्यूटेशन एंड पेमेंट करनी होती थी 10 लाख के ऊपर जाने पे, ठीक है। अब हुआ क्या, इस असेसी ने जिसका एनुअल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख था, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था अंडर सर्विस टैक्स, और इन बिटवीन काम करते करते जीएसटी इंडिया में लागू हो गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। अब सर जीएसटी के अंदर उन्होंने क्या बोला था कि सर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी कब आएगी, जब आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख की लिमिट को पार करेगा। मान लेते हैं मिस्टर अब्दुल दिल्ली में लोकेटेड है और दिल्ली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं है, तो उसके लिए एनुअल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 20 लाख की है। लेकिन मैम ये तो 20 से नीचे है, तो क्या ये बच गया? लॉ मेकर ने कहा भाई साहब ऐसे नहीं होगा। अगर कोई बंदा प्रीवियस लॉ में, प्रीवियस लॉ का मतलब क्या है, जीएसटी आने से पहले का लॉ, और अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो बेयर एक्ट में प्रीवियस लॉ की जगह करंट और एग्जिस्टिंग लॉ वर्ड यूज किया है। एग्जिस्टिंग लॉ वर्ड क्यों यूज किया बेटा? जीएसटी लागू भले ही 1 जुलाई से हुआ है, बट सर ये लॉ तो पहले बना होगा, 1 जुलाई को भले ही लागू हुआ जीएसटी, लेकिन ये ड्राफ्टिंग इसकी तो बहुत टाइम पहले से चल रही होगी। तो जब ड्राफ्टिंग चल रही थी उन दिनों तो सर्विस टैक्स एग्जिस्ट कर रहा था, पुराने लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे। देयरफॉर लॉ मेकर ने एक्ट में ड्राफ्टिंग के टाइम पे ही सारे पुराने लॉज को नाम दिया एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। तो आप एग्जिस्टिंग वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एग्जिस्टिंग का मतलब है प्रीवियस लॉ जो जीएसटी आने से पहले लागू होते थे। अब क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा सर 1 जुलाई 2017 अपॉइंटेड डेट से पहले, इस डेट को हम क्या बोलते हैं? 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी लागू हुआ, इसको हम अपॉइंटेड डेट ऑफ जीएसटी बोलते हैं। तो लॉ मेकर कहता है अपॉइंटेड डेट से पहले कोई बंदा अगर ऑलरेडी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड था तो सर उसको कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर जीएसटी। ये बात कही सेक्शन 22 ने। इवन इफ सर भले ही उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट सेटिस्फाई ना हो, इवन इफ इट डज नॉट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, भले ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट को 20 लाख की लिमिट को पार ना कर रहा हो, तब भी उसको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। और द मोमेंट आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप क्या बन गए? ही विल बिकम द टैक्सेबल पर्सन। अब ये बंदा टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। और हमने क्या कहा कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन द्वारा अगर सप्लाई होगी तो सर जीएसटी उसको देनी पड़ेगी। तो मैम ये तो 12 लाख का टर्नओवर रख रहा है, लेकिन क्योंकि ये सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है तो इसको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराते ही वो टैक्सेबल पर्सन बन गया। और क्योंकि अब वो टैक्सेबल पर्सन है तो जितनी भी सप्लाई कर रहा है, मैम वो 12 लाख की सर्विसेज दे रहा है, तो पूरे के पूरे 12 लाख पे उसको जीएसटी कंप्यूट करके पे कराना होगा। मैम ये तो गलत बात हो गई। एक बंदा ऑलरेडी ईमानदारी से पुराने टैक्सेस भर रहा था,
नए लॉ में उसे थोड़ा छूट का स्कोप मिला क्योंकि उसमें लिमिट नए लॉ के अंदर बढ़ा दी गई और आप उसको उस छूट का, उस लिमिट की एक्सटेंशन का बेनिफिट नहीं दे रहे हो। ये तो उसके साथ ज्यादती है, हार्डशिप है, गलत है। तो लॉ मेकर ने कहा सर अगर कोई बंदा पुराने लॉ की वजह से नए लॉ में रजिस्टर्ड हो रहा है, पहली बात तो पुराने लॉ की वजह से नए लॉ में रजिस्टर्ड हो रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे? माइग्रेशन। हम क्या बुलाएंगे उसे? माइग्रेशन। सर वो माइग्रेट होके आया है प्रीवियस लॉ के अंदर से, और क्योंकि वो माइग्रेट होके आया है तो अब हम उसे ऑप्शन दे रहे हैं, यानी वो टैक्सेबल पर्सन तो बन गया लेकिन ही हैव एन ऑप्शन। पहला ऑप्शन टू कंटिन्यू हिज रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखे। अगर उसे लगता है कि आज नहीं तो कल उसका बिजनेस बढ़ने ही वाला है और ये बिजनेस लिमिट बहुत जल्दी ही 20 लाख को पार होने वाली है, तो अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखे। रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखेगा तो ही विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल पर्सन, और क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन होगा तो पूरे के पूरे जितना भी वो सप्लाई कर रहा है, भले ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम क्यों ना हो, उसको पूरे पे जीएसटी विल बी लायबल ऑन फुल एग्रीगेट टर्नओवर, बशर्ते वो जो सप्लाई है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, ऑन फुल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई का पूरे टर्नओवर पे उसको जीएसटी देना होगा। हाँ, लेकिन हम उसको दूसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं। अगर उसे लगता है मैम पिछले 15 सालों से उसका टर्नओवर 8 से 12 के बीच में फ्लोट कर रहा है, कभी 9 लाख हो जाता है, कभी 10, कभी 11, कभी 8.5, कभी 12 एंड सो ऑन, उसका टर्नओवर उसे नहीं लगता कि अगले 5-10 साल तक भी 20 लाख की लिमिट को पार करने वाला है, तो सर ऐसे केस में हम आपको छूट दे रहे हैं कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को डिसकंटिन्यू करा सकते हो, आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर सकते हो, आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर सकते हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसके बाद आप उसको कैंसिल करा देना। आप कैंसिल करा दिया अगर आपने, तो अब आप रजिस्टर्ड नहीं रहे, और रजिस्टर्ड नहीं हो तो अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो। टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो आपको सप्लाई पे जीएसटी पे नहीं करनी। मैम ये क्या बात हुई, जब ऑलरेडी पहले कह रहे हैं नहीं नहीं रजिस्टर्ड कराओ और बाद में कह रहे हैं चलो तुम्हें छूट दे रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लो, तो फिर रजिस्ट्रेशन कराने की लाइबिलिटी ही क्यों डाल रहे हैं इन पे? आगे जब वो कैंसिलेशन करा सकते हैं तो लाइबिलिटी क्यों डाली जा रही है? तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे लॉजिक क्या है। एक्चुअली जो सर्विस टैक्स लॉ हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पोजीशन था, यानी सर्विस टैक्स के प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता था, उसका जो रेवेन्यू आता था वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था एंड सो ऑन। लेकिन जीएसटी जब आया तो जीएसटी दोनों सरकारों में, सेंट्रल और स्टेट में, दोनों में बराबर मात्रा से बंटने लगा। या पहले के टाइम पे एक लॉ हुआ करता था वैट, जो अभी भी कुछ हद तक चलता है कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स पे, और वैट जो है वो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, जहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे वैट लगता था, टैक्स लगता था। यानी कोई भी सप्लायर एक ही स्टेट के अंदर गुड्स को बेचता था तो उसको वैट चार्ज करना होता था और वैट कंप्यूट करके गवर्नमेंट को जमा कराना होता था, और वहां पे वैट का लॉ बनाने की जिम्मेदारी और वैट के कलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी। ठीक है, अब सर कुछ टैक्सेस प्रीवियस लॉ में स्टेट के हाथ में थे, कुछ टैक्सेस सेंट्रल के हाथ में थे, लेकिन जीएसटी आया तो सेंट्रल और स्टेट ने आधा आधा उसको बांटना शुरू कर दिया। तो लॉ मेकर ने कहा सर बहुत सारे ऐसे असेसीज, ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल के पास रही होगी लेकिन स्टेट के पास उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, एंड वाइस वर्सा कुछ ऐसे क्लाइंट्स, कुछ ऐसे असेसीज भी होंगे जिनकी डिटेल्स स्टेट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होगी, सेंट्रल उनके बारे में कुछ नहीं जानती।
और क्योंकि वो पुराने लॉ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, वैट में 10 लाख के ऊपर टर्नओवर जाने पे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती थी, तो उन्होंने कहा सर कोई भी डीलर, कोई भी सप्लायर पुराने लॉ में अगर रजिस्टर्ड है तो भाई साहब उसको कह दो नए लॉ में माइग्रेशन तो करा ले, रजिस्ट्रेशन करा ले, इवन इफ उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 से नीचे ही क्यों ना हो, 40 से नीचे ही क्यों ना हो गुड्स के केस में, क्योंकि द मोमेंट वो रजिस्टर कराएगा तो सारी की सारी डिटेल्स किसके पास पहुंच जाएंगी, डिटेल्स टू बी अपडेटेड विद, हर क्लाइंट की, हर असेसी की डिटेल्स अपडेट होनी चाहिए विद बोथ द गवर्नमेंट्स, दोनों की दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि एक बंदा 0 से लेके अगर 10, 12, 14 लाख तक के टर्नओवर पे आया है तो सर साल, 2 साल, 5 साल के अंदर वो 20 और 40 लाख की लिमिट को भी पार करेगा। और हो सकता है आगे चल के उसके मन में लालच आ जाए, वो किताबों में मैनिपुलेशन शुरू कर दे, कागजों में कभी भी लिमिट से ऊपर सेल दिखाए ही ना और कभी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ही ना और इजिली जीएसटी की इवेजन कर ले, चोरी कर ले। तो भाई साहब इन सब की डिटेल हमारे पास रखो, हमारे पास इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि द मोमेंट माइग्रेशन के टाइम पे वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास उसकी डिटेल चली जाएगी। अब आगे चल के अगर वो अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कराता है तो सरकार ऐसे लोगों के लिए बहुत सतर्क हो जाएगी, इनका डेटाबेस अलग से रखेगी और टाइम टू टाइम सरकार के पास पावर होगी, सरकार के पास एक क्लियर पिक्चर होगी कि मार्केट में कितने ऐसे असेसीज है जो पुराने लॉ में टैक्स दे रहे थे और अब नहीं दे रहे हैं। सरकार उन पे पूरी नजर रख सकती है और कभी भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली चेक करवा सकती है कि सर इनकी लिमिट एक्सीड तो नहीं हुई है। और असेसी को भी ये डर बना रहेगा कि भैया कभी भी मुझ पे चेकिंग आ सकती है, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा ईमानदारी बरतने की, यानी टैक्स इवेजन, चोरी की संभावनाएं कम हो जाएंगी और सरकार भी सिक्योर हो जाएगी। ओवर द पीरियड चेकिंग करके सरकार भी ये डिटरमिन करवा सकती है कि कब कब इनकी लिमिट एक्सीड हो रही है और इन पे लायबिलिटी जीएसटी के अंदर अराइज हो रही है। देयरफॉर लॉ मेकर ने कहा भाई साहब अगर आप एक बार पुराने लॉ में रजिस्टर्ड हो तो नए में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंटली आप उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकते हो, बट आपके रजिस्ट्रेशन कराने का मेन पर्पस है सेंट्रल और स्टेट दोनों में आपके डेटा, आपकी डिटेल्स को सर्कुलेट कराना। ठीक है, और जब हम पुराने लॉ में रजिस्ट्रेशन के चलते नए लॉ में रजिस्टर्ड हो रहे हैं अंडर सेक्शन 22, फिर भले ही हमारा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं माइग्रेशन। और सिर्फ माइग्रेशन का ही ऐसा प्रोसेस है जहां पे असेसी को हम ऑप्शन देंगे कि भले ही उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को पार ना भी हो तब भी वो अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करा के जीएसटी पे कर सकता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि उसकी लिमिट एक्सीड हाल फिलहाल नहीं होने वाली तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के सब्सिक्वेंटली मतलब आगे चल के रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा लेकिन आगे चल के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के जीएसटी की लायबिलिटी से बच सकता है। क्लियर है बेटा? यहां तक की बात क्लियर एकदम सेक्शन 22 में। तो सेक्शन 22 में क्या क्या कंडीशन उन्होंने दी? पहला उन्होंने कहा वो बंदा जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, यहाँ पे बंदे का मतलब कोई भी हो सकता है, यानी यहाँ पे असेसी कुड बी एनीवन, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एलएलपी हो सकती है, फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है। यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरलिस्ट पे है, बाकी सब सारे एंटिटीज पे एप्लीकेबल होंगे, बाकी सारे प्रोविजंस हर तरीके की एंटिटी पे अप्लाई हो जाएंगे। सेकेंडली सेक्शन 22 ने कहा माइग्रेशन प्रीवियस लॉ में कोई रजिस्टर्ड है तो उसको नए लॉ में जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। एंड देन थर्डली वो बात करता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की, एंड फोर्थ में वो कहता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अंडर कोर्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इन दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ देखते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर ए है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब इंडिविजुअली अपने अकेले काम कर रहे हैं, बिजनेस, दुकान खोली हुई है, कुछ भी सैलून खोला हुआ है, ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, और वो अपना पूरा का पूरा बिजनेस वॉलंटरली मतलब स्व इच्छा, अपनी मर्जी से मिस्टर बी को बेच देते हैं। तो जब भी बिजनेस बिकता है उसको लीगल टर्म्स में हम ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कहते हैं, और जो बिजनेस बेचता है उसको हम ट्रांसफरर बुलाते हैं, और सामने वाली पार्टी जिसको बिजनेस बेचा गया है उसको हम ट्रांसफरी बुलाते हैं। ठीक है, अब यहां पे बिजनेस अपनी मर्जी से बेचा गया है
तो सोच के बताइएगा इस सिचुएशन में, टेक्निकली सोच के बताइएगा, क्या यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा या ए अपना ही रजिस्ट्रेशन बी के नाम पे ट्रांसफर करा दे? चलिए देखते हैं पहले कुछ बेसिक बातें इससे रिलेटेड, सो दैट आप इस इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए बेटा, आप एक बेसिक कंसेप्ट समझिएगा। कोई भी एप्लीकेंट है जो सेक्शन 22 या अभी हम देखेंगे सेक्शन 24, सेक्शन 22 में बेसिक कंडीशन है और 24 में कुछ 12 केसेस हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। सो वट एवर द केस में भी, अगर कोई भी बंदा इन दो सेक्शंस के अंदर अगर कवर हो रहा है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, जिसको अभी हम देखेंगे आगे। वो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट जीएसटी डिपार्टमेंट को अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और जीएसटी डिपार्टमेंट भी एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेगा। आफ्टर विच ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल प्रोसीजर जीएसटी डिपार्टमेंट विल इशू अ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर टू एप्लीकेंट। जब डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो डिपार्टमेंट एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करेगा एप्लीकेंट को, आफ्टर विच एप्लीकेंट विल बिकम असेसी। द मोमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो गया तो अभी तक जो एप्लीकेंट हुआ करता था जिसने जीएसटी में अप्लाई किया था वो जीएसटी का असेसी बन जाएगा। असेसी का मतलब होता है वन हु इज लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, यानी द मोमेंट आप रजिस्टर्ड हो गए तो अब आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ गई है, आपको सरकार को ड्यूली टाइम पीरियड के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डिपार्टमेंट इशू करेगा इसको हम जीएसटिन कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलेंगे आपसे हम इसे? जीएसटिन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर होगा, पैन बेस्ड नंबर होगा। अब ये पैन बेस्ड का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। वो कहता है सर जीएसटी के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसमें इनकम टैक्स के अंदर जो पैन नंबर इशू हुआ था वो जोड़ना है। ऐसा क्यों बोला जरा लॉजिक समझिएगा एक बार। होता क्या है, कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, वो एक ब्यूटी सैलून रन करते हैं जहां पे पहले के टाइम पे उन्हें सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था और अब उन्हें जीएसटी पे करना पड़ता है। और चाहे सर्विस टैक्स हो या जीएसटी से, ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किस पे शिफ्ट होता है? हमेशा बर्डन टू बी शिफ्टेड ऑन कंज्यूमर। भाई साहब कंज्यूमर से पैसा रिकवर कर लेंगे, 100 रुपए की सर्विस है उस पर 18 का जीएसटी, 118 कंज्यूमर से लिया जिसमें से 18 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए, 18 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए और 100 रुपए इसका प्रॉफिट खुद का रह गया। लेकिन ए इसी बिजनेस से जब प्रॉफिट जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, तो उस प्रॉफिट पे उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स भी पे करना पड़ता है, जिसका बर्डन किस पे रहता है? सर इसका बर्डन ए पे ही रहता है। और जिसको टैक्स पे करना है बर्डन अगर उसी को झेलना है तो सर वो टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर सकता है। क्यों? इमेजिन करके देखो, आप लोग डिग्री आ गई, यू आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, पहले महीने में ही आपके पास 50,000 रुपए की सैलरी आती है और गवर्नमेंट कहती है इस 50,000 की सैलरी पे 10% टैक्स मुझे दे दीजिए, 5,000 मुझे दे दीजिए, तो आपको पैसा दुखेगा या नहीं? दुखेगा। भाई आप कहोगे पूरे महीने मेहनत हमने की, हमारी मेहनत का मेहनताना 50,000 मिला, उसमें से हम 5,000 सरकार को दे दे, वो भी उस सरकार को जो कभी भी इस फंडिंग की मैनिपुलेशन कर सकती है, कभी भी इसको मिसयूटिलाइज कर सकती है। तो सर ऐसे में हम चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी हो सकता है कई बार असेसीज क्या करते हैं, किताबों के अंदर झूठे खर्चे बढ़ा के दिखा देते हैं, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड प्रॉफिट, और डिक्रीज प्रॉफिट के केस में उनका टैक्स भी कम जाता है। तो लॉ मेकर ने कहा सर हमने देखा है डायरेक्ट टैक्स में इवेजन, इवेजन का मतलब चोरी, इवेजन का लेवल हाई होता है क्योंकि बर्डन डायरेक्टली पेयर पे होता है, जो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा है बर्डन उस पे है। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स में हम ऐसा नहीं कह रहे कि इवेजन नहीं होती, इवेजन तो होती है बट कंपैरेटिवली एट अ रिड्यूस्ड रेट एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स।
तो लॉ मेकर ने एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक बीच में खेली। उन्होंने कहा ऐसा है भाई साहब, जो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके पास जो नंबर अलॉट होगा, यानी इनकम टैक्स में आपको परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसको आप पैन कहते हो। ये परमानेंट अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स में आपको इनकम टैक्स निकाल के पे करना है। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी, यानी जीएसटी के अंदर भी, वैसे सर्विस टैक्स में भी ऐसे ही होता था, उन्होंने जीएसटी में भी कह दिया सर इसको भी हम आपके पैन से कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करके क्या होगा, सारा काम आज की डेट में ऑनलाइन हो रहा है। हर असेसी का कॉमन पैन के बेसिस पे टैक्स का स्टेटस पता लग जाएगा। इसमें से जीएसटी में तो बिल्कुल चोरी नहीं कर रहे क्योंकि बर्डन एंड यूजर पे, कंज्यूमर पे जा रहा है। देयरफॉर यहाँ पे तो ए पूरा का पूरा टैक्स जमा करा देता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ए अपना टर्नओवर दिखा रहा है 1 करोड़ का और उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहा है 18 लाख की। लेकिन जहां पे इनकम टैक्स की बात आ रही है, जहां पे बर्डन खुद इसको झेलना है, वहां पे ए गड़बड़ कर जाता है और यहाँ पे ए अपनी टैक्सेबल इनकम दिखाता है। आफ्टर डिडक्टिंग अलाउएबल एक्सपेंसेस वो अपनी टैक्सेबल इनकम यहाँ पे शो करता है मात्र 10 लाख की और उस पे इनकम टैक्स पे कर देता है। अब सोच के देखिए, गवर्नमेंट के पास ए के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का कच्चा चिट्टा एक ही स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। यानी क्योंकि ए का इनकम टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो जीएसटी नंबर है वो भी पैन से कनेक्टेड है, जिसमें हम कॉमन पैन डालते ही एक ही कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इस मिस्टर ए का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन कर सकते हैं एंड एट अ ग्लांस चेक कर सकते हैं कि जो टैक्सेस अलग अलग दिए गए वो कहीं ना कहीं कमेंसुरेट, कंपेरेबल, डिटर्मिनेबल, मेजरेबल इन प्रॉपर टर्म्स है या नहीं। यानी भाई साहब यहाँ पे तो आप दिखा रहे हो 1 करोड़ का टर्नओवर और यहाँ पे आप दिखा रहे हो 10 लाख की इनकम, तो 90% आपके खर्चे, आप खाली 10% के लिए काम कर रहे हो क्या? सर हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर हमें ऐसा थोड़ा सा डाउट लगता है तो हम उस केस में आपके ऊपर चेकिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना टर्नओवर, अपनी टैक्सेबल इनकम दिखाते हो 50 लाख, 60 लाख, तो सर यहाँ पे हमें बात हजम होती है कि ठीक है भाई 50-50 होता है, कई बार खर्चे भी 50% हो सकते हैं, 50% तक की इनकम हो सकती है। यहाँ पे हमें आप पे बिल्कुल कोई शंका नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने ईमानदारी से टैक्स जमा कराया होगा कंप्यूट करके। तो हो सकता है यहाँ पे हम ज्यादा चेकिंग कंडक्ट ना करें क्योंकि असेसीज आर वेरी लार्ज नंबर्स एज कम्पेयर टू असेसिंग ऑफिसर। तो असेसीज इतने सारे हैं, हर एक असेसी की चेकिंग करना संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने बीच बीच में ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई है कि रैंडम लेवल पे, रैंडम बेसिस पे हम हर असेसी की चेकिंग कर सकें। और जब असेसी को भी ये पता होगा कि सर उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन हो रहा है, तो वो भी बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स में 1 करोड़ का टर्नओवर बताए और डायरेक्ट टैक्स के अंदर अपनी टैक्सेबल इनकम खाली 2 लाख दिखा के फुल एग्जेम्पशन ले ले। नहीं, सरकार इतनी आसानी से नहीं मानेगी कि सर 1 करोड़ आपके पास आ रहा है, आप 98 लाख का खर्चा कर रहे हो, खाली 2 ही लाख प्रॉफिट साल का बचा के ले जा रहे हो। ऐसी बात से हम एग्री नहीं कर रहे। उस सिचुएशन में वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जाके आप पे चेकिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये बात तय है, आज से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है दैट इज थॉरोली पैन बेस्ड। 15 डिजिट का यूनिक नंबर हर एक को अलॉट होता है, जिसमें बीच के 10 डिजिट पैन के होते हैं। सर ऑब्वियसली यूनिक होगा क्योंकि हर एक का पैन अलग अलग होता है। बीच के 10 डिजिट पैन के होते हैं। पहले 2 डिजिट जो है जीएसटी के वो स्टेट कोड दर्शाते हैं कि कौन से स्टेट में ये एसएससी रजिस्टर्ड है, और लास्ट के 3 डिजिट्स नंबर ऑफ प्रीमाइसेस दिखाते हैं। यानी मान लीजिए किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में 003 अगर दिख रहा है तो हम मान लेंगे कि ये इस पैन होल्डर का तीसरा ऑफिस है एंड सो ऑन। तो इसको हम नॉर्मली शीट के अंदर डिफॉल्ट या चेक सम डिजिट नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज से हम ध्यान रखेंगे जो भी नंबर है वो हमारा पैन बेस्ड होता है। इज दैट क्लियर? तो अब दिमाग में बैठाइए जरा। मिस्टर ए जिसका एक अलग पैन बेस्ड जीएसटी था, उन्होंने अपने बिजनेस अपनी मर्जी से मिस्टर बी को बेच दिया। तो सोचिए, मिस्टर बी को जब बिजनेस बेचा गया तो मिस्टर ए क्या अपना जीएसटी बी को दे सकते हैं?
नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। बी का सेपरेट पैन नंबर होगा, और क्योंकि बी का सेपरेट पैन है तो ऑब्वियस सी बात है बी का जीएसटिन भी सेपरेट रहेगा। लॉ मेकर सेक्शन 22 कह रहा है कि अगर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो सर जो ट्रांसफरी है ही शैल बी लायबल टू ऑब्टेन a fresh registration under GST। उसको GST के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर वो पहले रजिस्टर्ड नहीं था, और अगर वो पहले ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड था तो फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर अपनी डिटेल्स को अपडेट कराना होगा कि भाई मैंने नया बिजनेस भी अब और खरीद लिया है, एड ऑन कर लिया है। ठीक है। हाउएवर अगर ट्रांसफरर अपना बिजनेस परमानेंटली शट डाउन करने जा रहा है, अपना बिजनेस क्लोज करने जा रहा है, तो फिर शट डाउन के केस में, क्लोजर के केस में ही कैन कैंसल हिज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करवा सकता है। अच्छा, ये कब कब ट्रांसफर होगा? पहला केस हमने देखा वॉलंटरली अपनी मर्जी से बिजनेस बेच रहे हैं, या दूसरा केस सर कोई फादर साहब थे मिस्टर सी, उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ पे उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली उनके बेटे को चला गया, ट्रांसफर हो गया अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। सक्सेसर था डी, जो था वो सी का सक्सेसर था, सी प्रेडिसेसर थे। सर उस सिचुएशन में भी सी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर था क्योंकि उनका पैन अलग था, और डी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि उनका पैन अलग होगा, तो डी को बिजनेस ट्रांसफर होने पे अगेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सर हो सकता है एक ई लिमिटेड कंपनी हो और वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर एमैलगमेट होने जा रही हो, मर्ज होने जा रही हो, एब्जॉर्ब होने जा रही हो, या एफ लिमिटेड ई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा हो, या किसी भी और रीजन से एटसेट्रा 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 किसी भी और रीजन से बिजनेस बिक रहा हो, तो क्या ई लिमिटेड अपनी मर्जी से बिजनेस बेच सकती है? सर ई लिमिटेड ऑल्दो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी तो है सर, बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल है, यहाँ पे कोई एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं बैठा है। यहाँ पे पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, एंड शेयर होल्डर्स आर जनरली वेरी लार्ज इन नंबर्स। तो कंपनीज एक्ट बीच में आया और कंपनीज एक्ट ने कहा सर अगर आप किसी कंपनी को ट्रांसफर करने जा रहे हो, कंपनी को बेचने जा रहे हो, तो वहां पे आपको कोर्ट का, हाई कोर्ट का अप्रूवल लेना मस्ट है। और यहाँ पे कोर्ट को बीच में क्यों इन्वॉल्व किया? सो दैट कोर्ट जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमने कोर्ट को कहा कि आप इस मर्जर को, इस अमेलगमेशन को तभी अप्रूव करना जब आपको ये सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ भाई मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की इसमें रजामंदी है। आप शेयर होल्डर्स को अलग अलग बुलाओ, अलग अलग इन द सेंस होता है क्लास मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती है वहां पे, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अलग से क्लास मीटिंग होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अलग से क्लास मीटिंग होगी, और फिर सबसे कोर्ट इंडिविजुअली अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर से पूछेगा कि आर यू एग्रीड टू गेट दिस कंपनी सोल्ड विद सो एंड सो अदर कंपनी। अगर वहां पे कुछ रेजोल्यूशंस पास होते हैं, उनकी परसेंटेजेस होती है एज पर कंपनीज एक्ट, वो आप अपने लॉ में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स जब अपना अप्रूवल दे देते हैं स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर, तो हाई कोर्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस अप्रूवल, हाई कोर्ट अप्रूवल देता है मर्जर अमेलगमेशन का, और जब हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो जाता है तभी इस तरीके की रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाती है, कंपनी बिक पाती है, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो पाती है। तो अगेन इस सिचुएशन में कंपनी जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी सर, उसका भी पैन अलग था, और अब वो दूसरी कंपनी में मर्ज होने जा रही है जिसकी अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सर उसका पैन अलग है। अगर ये कोई नई कंपनी फॉर्म हो रही है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले, और अगर ये पुरानी कंपनी है तो अपने पुराने रजिस्ट्रेशन के अंदर इस डिटेल को अपडेट कर दे, इंटीमेट कर दे गवर्नमेंट को। वेरएज पुरानी कंपनी अगर अपनी एग्जिस्टेंस लॉस करने वाली है, सर ये कंपनी पूरी तरह से खत्म होने वाली है, तो फिर वो अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा देगी। ठीक है। तो सर नॉर्मली ट्रांसफर
ट्रांसफर कई बार अपनी मर्जी से भी होता है, कई बार लॉ के चलते भी होता है। अपनी मर्जी से तब होता है जब आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, लॉ के चलते कब होता है, जब सक्सेशन वगैरह आ जाती है, इसको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कह देते हैं। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट जो किसी लॉ के अंदर क्रिएट हो रही है। और तीसरा, कोर्ट भी बीच में कई बार इंटरफेयर करता है ड्यू टू अदर लीगल ऑब्लिगेशंस इन ऑर्डर टू कंफर्म द सिक्योरिटी ऑफ एक्चुअल फंड रेजर्स। सर कंपनी में एक्चुअल फंडिंग, एक्चुअल पैसा शेयर होल्डर ने लगाया है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कोर्ट वगैरह भी बीच में आ जाते हैं। सो बाय वॉट एवर मीन्स, अगर कोई भी बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफरर जनरली अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराता है। रजिस्ट्रेशन अगर खुद से एग्जिस्टेंस है तो खुद से कैंसिल कराएगा, अगर डेथ वगैरह हो गई है या डिसोल्यूशन वगैरह हो गया है तो वो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, फिर वो कैंसिल नहीं कराएगा, उसका लीगल हेड नॉर्मली कैंसिल कराता है। हाउएवर जिसके नाम पे, ट्रांसफरी के नाम पे बिजनेस जा रहा है, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा एक बार फिर से। सर टैक्सेबल पर्सन का मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्ट्रेशन की डिटेल सेक्शन 22 और सेक्शन 23 में हमने देखी। 22 ने बेसिक कंडीशन बताई कब कब रजिस्ट्रेशन होगा, 23 ने कब बताया कब कब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 22 में 4 केसेस हैं, 23 में 3 केसेस हैं। हमने ये 7 केसेस पढ़ लिए, 4 थे। पहली कंडीशन उन्होंने बोली इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। दूसरा उन्होंने बोला माइग्रेशन पुराने लॉ में कोई रजिस्टर्ड है तो नए में कराए, भले ही लिमिट जीएसटी की सेटिस्फाई ना हो रही हो। तीसरा उन्होंने बोला ट्रांसफर ऑफ बिजनेस नॉर्मली वॉलंटरली, या चौथा उन्होंने बोला ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अंडर कोर्ट ऑर्डर और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। हाउएवर सेक्शन 23 ने 3 लोगों को एग्जेम्प्ट किया। पहला जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाई में इन्वॉल्व है। दूसरा अगर एग्रीकल्चरलिस्ट है, एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए उन्होंने बेसिक 3 कंडीशन दी। पहला उन्होंने कहा कि सर जो इंडिविजुअल या एचयूएफ की कैपेसिटी में काम कर रहा है, दूसरा कल्टिवेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड, तीसरा वो खुद से लेबर लगा रहा है या फैमिली मेंबर उसका लेबर अप्लाई कर रहा है, या हायर्ड लेबर है जिसको खुद से पर्सनली या उसका फैमिली मेंबर पर्सनली सुपरवाइज कर रहा है। एंड तीसरा सेक्शन 23 के अंदर आया एनी अदर नोटिफाइड पर्सन बाय गवर्नमेंट ऑल्दो नो सच पर्सन हैज बीन नोटिफाइड येट। ठीक है बेटा, तो ये 7 लोग हमने अभी किए। आज की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 24 उठाएंगे, जहां पे हम देखेंगे सेक्शन 24 के अंदर कि सर कब कब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा कुछ लोगों पे, भले ही वो सेक्शन 22 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे या ना करे। तो सेक्शन 24 को बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।